अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप लोग द्रुशी पढ़ लें ताकि हम अपनी स्टोरी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है आप लोगों ने द्रुशी पढ़ ली होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म के बारे में, जिसकी कहानी बहुत ही शानदार और इसके आखिर में मोड़ आता है। जो मोड़ आता है वो आपका दिमाग घुमा देगा, इसलिए आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप हमारी वीडियो किस रियासत से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, और किस मुल्क से देख रहे हैं ये भी बताएं। फिल्म शुरू होती है और हमें चेन्नई में रहने वाला एक शख्स कार्तिक दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड रीमा के साथ सालगिरह के दिन एक सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रहा था। इसके साथ वो इसके लिए एक ख़ास दिल की शक्ल वाला चैन भी लाता है। रीमा जब वो चैन देखती है तो खुश हो जाती है और फ़ौरन अपने गले में डाल लेती है। सालगिरह मनाने के बाद कार्तिक इसे इसके घर के बाहर उतार देता है और रीमा वहाँ से अकेला चलना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे घर तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा रास्ता पैदल चलना था। रीमा को अकेला घर जाना पड़ता है, इसलिए वह आगे बढ़ती है। इतने में एक अजनबी शख्स जो काली ड्रेस पहने होता है वहाँ आता है और रीमा पर हमला करता है। वो इसके जिस्म में इंजेक्शन लगा देता है, जिससे जैसे ही वो जहर इसके जिस्म में उतरता है इसकी पूरी बॉडी से आ पड़ जाती है और मौके पर ही मर जाती है। हमलावर इसकी लाश कार की डिग्गी में डाल कर ले जाता है, लेकिन इसे याद आता है कि रीमा के गले का चैन झाड़ियों में गिर गया था। वो वापस इसे ढूंढने आता है, लेकिन रास्ते में एक और शख्स जो काली ड्रेस में जॉगिंग कर रहा होता है। इस वक्त एक उल्लू वहाँ बैठा होता है, जो अचानक इस पर हमला कर देता है और मंजर कट और सीन कट हो जाता है। अगली सुबह सफाई करने वाले लोग इस कॉलोनी में आते हैं, लेकिन जब वो कूड़ादान साफ़ करते हैं तो इन्हें रीमा की लाश मिलती है, जो पूरी तरह स्याह हो चुकी थी। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं और फ़ौरन पुलिस को इतला देते हैं। पुलिस अफसर शुरुति और टरनजन को ये केस दिया जाता है। वो मौका वारदात पर पहुँचते हैं और रीमा की लाश की हालत देखकर वो भी शर्मसार रह जाते हैं। अब ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है, मगर किसी को मालूम नहीं कि ये कत्ल आखिर हुआ कैसे। पिछली रात रीमा ने कार्तिक के साथ अपनी सालगिरह की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था मेरा बेहतरीन जन्मदिन। लेकिन इसी रात रीमा का कत्ल हो जाता है और इसके इंस्टाग्राम पर इसी आईडी से एक और तस्वीर पोस्ट होती है, जिसमें इसकी लाश की तस्वीर होती है और कैप्शन लिखा होता है मेरे बदतरीन जन्मदिन। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये किसने किया। फिर हमें डुरूट नाम का एक डीजीपी दिखाया जाता है, जो मुंबई के एक पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर होता है, लेकिन अब शराब का आदी बन चुका होता है और बगैर शराब पिए एक पल भी नहीं रह सकता। इस दिन दुरूद का दोस्त इसे रीमा के केस के कुछ तस्वीरें भेजता है। जब दुरूद रीमा की लाश का एक रंग देखता है तो कुछ चौंक जाता है और इसे एक पुरानी बात याद आती है। असल में दुरूद की एक बेटी थी जिसका नाम प्रिया था, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी। इसे भी इसी तरह किसी ने कत्ल कर दिया था और इसकी लाश भी काली पड़ गई थी। बेटी के कत्ल का सदमा भुलाने के लिए शराब पीने लगा था, लेकिन इसका कातिल को ढूंढ रहा था ताकि इसे मार सके। इसी वजह से वो अपनी ड्यूटी भी सही तरह से अंजाम नहीं दे पा रहा था और दिन रात गम में डूबता रहता था। डुरू को यकीन होता कि ये वही कातिल है जिसने इसकी बेटी को मारा था, और वो सोचता है कि अगर ऐसे इसे ना पकड़ा गया तो वो किसी और लड़की को भी इसी तरह मार देगा। वो अपनी सीनियर ऑफिसर से इसे दरख्वास्त करता है कि इसे जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन सीनियर कहते हैं कि इसकी सेहत अभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई और इसे 1 साल और लगेगा, इसलिए वो केस हैंडल नहीं कर सकता। ड्रूड समझ जाता है कि इसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसलिए वो गैर सरकारी तौर पर इस केस को हैंडल करने लगता है। वो फ़ौरन चेन्नई पहुंचता है, वहां के पुलिस अफसर से मिलता है और रीमा के केस की गैर सरकारी तफ्तीश की इजाज़त भी ले लेता है। इस केस में इसकी मदद के लिए अफसर शुरुती को मुकर्रर किया जाता है। अब डुरूड तफ्तीश शुरू करता है और सबसे पहले वो क्राइम सीन पर जाता है। वो कॉलोनी की सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, जिनमें वो देखता है कि रीमा के घर जाने से पहले एक काली कार इस रास्ते से गुजरी थी और एक शख्स काली ड्रेस में जॉगिंग करता हुआ भी नजर आ रहा था। डुरूड शुरुती से कहता है कि जिस रास्ते से वो जॉगिंग करने वाला शख्स गया, इसकी पूरी तरह चेकिंग करना होगी। फिर डुरूड को रीमा के बॉयफ्रेंड कार्तिक के बारे में पता चलता है। वो इसे पूछगछ के लिए मिलता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। कार्तिक सारी बात बता देता है और ये भी कहता है कि इसने रीमा को सालगिरह पर दिल के निशान वाला चैन दिया था। शुरुती कहती है कि इसके गले में ऐसा कोई चैन नहीं मिला। अगली सुबह डुरूद और शुरुती रास्ते पर जाते हैं जहाँ जॉगिंग वाला शख्स देखा गया था। वहाँ जॉगिंग करते हुए डुरूद को एक ब्लैक स्पीडर नज़र आती है, जिसके रिम पर वही दिल का निशान खींचा हुआ था।
दुरूद कार के मालिक से पूछता है कि निशान किसने बनाया। कार का मालिक कहता है ये पुरानी कार है, मैं इसे ज़्यादा साफ़ नहीं करता, शायद किसी ने मजाक में बना दिया हो। दुरूद सोचता है इस निशान पर फिंगरप्रिंट्स ज़रूर होंगे और फ़ौरन फिंगरप्रिंट्स टीम को बुलाकर सैंपल लेने का कहता है। सैंपल लेने पर कुछ फिंगर्स प्रिंट मिलते हैं जिन्हें पुलिस डाटाबेस में चेक किया जाता है। पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट्स ओंद नाम के एक स्टूडेंट के हैं जो पहले ड्रग स्मगलिंग केस में पकड़ा गया था। मज़ीद ये कि उरन भी इस इलाके में रहता है जहाँ रीमा रहती थी। फिर एक चौंका देने वाला इंकशाफ होता है। कत्ल की रात जो शख्स जॉगिंग कर रहा था वो दरअसल उरून ही था जिसके फिंगर्स प्रिंट कार पर मिलते थे। पुलिस टीम ओरिंद को इसके फ़ोन लोकेशन के ज़रिए पकड़ लेती है और इसका बैग और फ़ोन जब्त कर लेती है। ओरिंद चीख कर कहता है सर मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, मुझे फ़ौरन जाने दो। 4 घंटे तक ओरिंद चीखता रहता है। फिर अचानक अजीब रवैया अख्तियार कर वो उठ कर कमरे में रखी 20 लीटर पानी की बोतल एकदम पी जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर वो कहता है सर मेरे बैग में एक गोली है, प्लीज़ मुझे दे दो वरना मेरा सर फट जाएगा। दुरूद वो गोली निकाल कर गूगल पर सर्च करता है और पता चलता है कि ये याददाश्त से मुतल्लिक मसाइल की दुआ है। कुछ देर बाद और मज़ीद अजीब बर्ताव करने लगता है। इसकी आंखें नीली हो जाती हैं और वो कहता है कि इसे एक लड़की नज़र आ रही है जो इसे लूज़र कह रही है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है और पानी की बाल्टी में सर डाल देता है। दुरूद और टीम इसे फ़ौरन वो गोली दे देते हैं और खाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है। जब इसे होश आता है तो दुरूद इसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछता है ये तुम हो या नहीं, तुमने रीमा को क्यों मारा, वो कार पर दिल का निशान क्यों बनाया। उरंद कहता है सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैं रोज़ रात को इसी कॉलोनी में जॉगिंग करने आता हूँ। कार पर निशान मैंने नहीं बनाया, मेरी बहन मेरे लिए घर के पास हमेशा इंतज़ार करती है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ज़रूर पूछता है तुम ड्रग स्मगलिंग के केस में भी पकड़े गए थे और तुम ड्रग एडिक्ट भी हो, ये दवाइयाँ किस डॉक्टर ने दी हैं। ओरिंद कहता है सर मुझे बचपन से एक मसला है, मैं जो भी देखता हूँ कभी नहीं भूलता, इसलिए बुरी यादें मिटाने के लिए गूगल पर सर्च करके ये गोली मैंने मंगवाई है। पुलिस से पहले यकीन नहीं करती मगर रून की गिरफ्तारी के बाद इसकी तफसीलात साफ निकलती हैं तो लगता है शायद वो सच बोल रहा है। क्या मैं फ्लैशबैक में चलिए अब मैं फ्लैशबैक में बताती हूँ होता क्या है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अरुण बचपन से ही फ़ोटोग्राफिक मेमोरी का मालिक था, यानी वो बहुत सही था। वो जो भी एक बार देखता था, चाहे वो तस्वीर हो, किताब हो, सफ़ा या कोई मंजर, वो उसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ और जुज़ ब जुज़ याद रख लेता था। शुरू में ये सब को एक ख़ास सलाहियत लगती थी लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया इसकी ये ताकत एक बोझ बनने लगी। वो कोई भी बुरी याददाश्त, तकलीफ़ और मंज़र या तल्ख़ बात नहीं भूल पाता था, चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए। इसकी स्कूल लाइफ भी थी अजीब गुजर रही थी। दोस्त अक्सर इससे जान छुड़ाते, कुछ इसका मजाक उड़ाते। एक दिन स्कूल में एक लड़की ने इसे सबके सामने बेइज्जत किया और लूज़र कहा। यह लफ्ज़ इसके दिमाग में इस तरह बैठ गया कि सालों बाद भी उसे भूल ना सका। वक्त गुजर गया, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया मगर वहाँ भी वो कुछ सीनियर्स ने इस पर जुल्म किया। एक बार रैगिंग के दौरान इसके साथ इतना बुरा सलूक हुआ कि वो कई दिन तक डर के मारे हॉस्टल से बाहर ना निकल सका। कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी इसकी ज़िंदगी बेहतर ना हुई। दफ्तर में बॉस की डांट, दोस्तों के ताने, पुरानी नाकाम मोहब्बत, सब कुछ इसके दिमाग में चूँ का तूँ महफूज था जैसे कल की बात हो। इसे नींद ना आती थी, सर में मुसलसल दर्द रहता था और हर लम्हा दिमाग पर दबाव बढ़ता रहता था और वो टेंशन में रहता था। डॉक्टरों से मशवरा लेने पर किसी ने कहा कि इसे हाइपरथीमिया है, एक ऐसा मर्ज़ जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी के तकरीबन हर वाक़े को याद रखता है और कुछ भूल नहीं पाता। इसी ज़हनी अज़ियत से बचने के लिए वो इंटरनेट पर इलाज ढूंढने लगा। वहाँ से इसे एक गैर कानूनी दुआ के बारे में पता चला जो याददाश्त के कुछ हिस्से को मिटा सकती थी। इस उम्मीद से वो ऑनलाइन गोलियाँ मंगवाने लगा और रोज़ाना इस्तेमाल करने लगा, लेकिन इस दुआ के भी ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट थे, जैसे अचानक आंखों का रंग बदल जाता, पानी पीने की तलब बढ़ जाना और चक्कर आना वगैरह। अगले हिस्से में कहानी वापस हाल में आती है और दुरूद को एक नया सुराग मिलता है। क्या दुरूद उरन को कहता है कि अगर वो बेकसूर है तो कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जिसने असल में रीमा का कत्ल किया और अरुण को किसी तरह इस केस में फंसा दिया। इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें इंकशाफ होता है कि रीमा की मौत इंजेक्शन से लगाए गए जहर की वजह से हुई है। ये जहर एक ख़ास किस्म का टॉक्सिन था जो जिस्म में जाकर चंद मिनटों में पट्ठों को मफलूज कर देता है और सांस रोक देता है। ढेरू सोचता है कि इस जहर तक आम आदमी की रसाई नहीं हो सकती। इसका मतलब है कातिल कोई ऐसा शख्स है जिसे मेडिकल या केमिकल का ख़ास इल्म है। शुरुआती कहती है कि रीमा के फ़ोन का डाटा निकालना ज़रूरी है क्योंकि शायद इसने कत्ल से पहले किसी से रब्ता किया हो। जब वो फ़ोन का हैक खोला जाता है तो इसमें से एक
जब फ़ोन का बैकअप रिकवर किया जाता है तो इसमें से एक व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डर मिलता है जो कत्ल से कुछ घंटे पहले का था। ये कॉल एक अनजान नंबर से आई थी, लेकिन ट्रेस करने पर पता चलता है वो नंबर एक पुराने पीसीओ फ़ोन बोथ से इस्तेमाल हुआ है। दुरूद फ़ौरन वहाँ जाता है और सीसीटीवी चेक करता है। वीडियो में नज़र आता है कि एक शख्स काली हुई हुडी और मास्क पहने बूथ में आता है और रीमा को कॉल करता है। वो शख्स अपना चेहरा छुपाए हुए है, लेकिन एक लम्हे के लिए जब वो जेब से पैसे निकालता है तो इसकी कलाई पर एक खास सा टैटू नज़र आता है। ध्रुव को याद आता है कि ये बिल्कुल वैसा टैटू एक शख्स के हाथ पर था जैसे इसने पिछले केस में देखा था। वो शख्स मेडिकल स्टोर का मालिक संतुंज था। ये सुराग मिलते ही वो दोनों संतुंज को दुकान पर पहुंचते हैं, मगर वो दुकान बंद करके गायब हो चुका था। अगले हिस्से में ड्रूड कातिल का पीछा शुरू करता है, लेकिन और एक और चौंका देने वाला मोड़ आता है। क्या वो जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो सीरियल किलर होता है। इसी ने ड्रूड की बेटी को भी मारा होता है और पहले भी इसने कई कत्ल किए होते हैं। उसे कत्ल करने में मज़ा आता है और वो कत्ल इतने तरीके से करता है कि अपना कोई सुराग नहीं छोड़ता। लेकिन क्योंकि वो पीसीओ में पकड़ा गया था सीसीटीवी फुटेज में अपने हाथ के एक निशान की वजह से, तो इस पर उसका कटा चटा खुल जाता है। उसे कटहरे में लाया जाता है, उस पर इल्ज़ाम साबित हो जाता है और उसे सज़ा दी जाती है। और यहाँ पर ये इस कहानी का इख्तिताम होता है। शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।